हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम पृथ्वी की उत्पत्ति और भूगर्भिक इतिहास को देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं। पहला जो हमारा है वह विद्वान जिसने सुझाव दिया कि वह पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल से के कणों से हुई है, ठीक है। ये किसने कहा था कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूल के कणों से हुई है? तो इन्होंने ओ श्मिट ने कहा था, ठीक है। ओ श्मिट ने कहा था कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति है वो गैस और धूल के कणों से हुई है। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में जिस विधि का प्रयोग करते हैं वो है यूरेनियम डेटिंग, ठीक है। तो पृथ्वी की जो आयु है, जो एज है, उसको निर्धारित करने के लिए यूरेनियम डेटिंग का यूज करते हैं। महान हिमयुग का संबंध किससे है? प्लेस्टोसीन युग से है, ठीक है। तो याद रखिएगा, महान हिमयुग का संबंध किससे है? प्लेस्टोसीन युग से है, ठीक है। वह काल जिसको प्रायः लघु हिमकर माना जाता है वो क्या है? लघु हिम काल माना जाता है। तो लघु हिम काल माना जाता है 1300 से 1870 को, ठीक है। 1300 से 1870 को लघु हिम काल माना जाता है, ठीक है। इस पीरियड को लघु हिम काल माना जाता है 1300 से 1875। डायनासोर अगर पूछता है एग्जाम में, डायनासोर काल कौन सा था? तो डायनासोर जो काल है ये आपका जुरासिक है, ठीक है। जुरासिक कल्प है वो 20 करोड़, लगभग 20 करोड़ वर्ष पूर्व में आरंभ हुआ था और 14.4 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त हो गया। तो ये जुरासिक जो कल्प है वो डायनासोर से रिलेटेड है। महाद्वीपों से अलग होने का कारण क्या है? विवर्तनिक क्रिया, ठीक है। महाद्वीपों के अलग होने का कारण क्या है? विवर्तनिक क्रिया, ठीक है। भारतीय प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है। तो इंडियन जो देखो दो तरीके के होते थे, एक अंगारा लैंड और एक गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो इंडियन जो हमारा है, इंडियन पार्ट जो है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था। इसमें वर्तमान समय का भूभाग शामिल है। वह कौन कौन से हैं? भारतीय उपमहाद्वीप का भारतीय उपमहाद्वीप, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, यानी कि मोस्टली जो साउदर्न जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो सारे भाग हैं किसका? गोंडवाना लैंड का, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूभाग था जिसको कहते थे पैंजिया, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा देख लीजिए, ज्यादा नहीं बताऊंगी मैं यहाँ पे। देखिए ये जो है हमारा है, तो ये पूरा जो एक विशाल भूखंड था इसको हम बोलते थे पैंजिया। इसको क्या बोलते थे? ये पैंजिया कहते थे इसको, ठीक है। ये पैंजिया था। पैंजिया का डिवीजन हुआ अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में। इसमें जो है पैंथालासा भी है, पैंजिया और पैंथालासा, मतलब ये पानी, जो पानी था, ये चारों तरफ जो पानी था उसको पैंथालासा कहते थे। ये पानी है सारा ये पैंथालासा था। और ये जो भूखंड था, ये सॉलिड जो पार्ट था, ये भूखंड, इसको जो है क्या कहते थे? पैंजिया। अब इसको फर्दर डिवाइड कर दिया गया दो पार्ट में। तो एक हो गया हमारा अंगारा लैंड और दूसरा हो गया गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो पैंजिया दो पार्ट में डिवाइड हो गया, अंगारा लैंड में और गोंडवाना लैंड में, ठीक है। तो अब देखिए जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है, इसका जो गोंडवाना लैंड वाला पार्ट है उसमें हमारा भारत का जो है वो भारत का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड का हिस्सा भारत है। कौन कौन सा है? भारतीय उपमहाद्वीप, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये सारा गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है। महाद्वीपों में से गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है, तो ग्रीनलैंड नहीं है, यूरोप नहीं है, एशिया नहीं है और आपका उत्तरी अमेरिका, ये जो नॉर्दर्न वाले हिस्से हैं ये जो है आपका गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है। पृथ्वी पर जीवन का प्रादुर्भाव के समय जीवाश्म साक्ष्य का काल क्या है? तो पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव के समय जीवाश्म साक्ष्य का काल क्या है? लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स पूर्व, ठीक है। 3.5 बिलियन ईयर्स पूर्व जो है हमारे पृथ्वी पे जीवन जो है हमें देखने को मिला, जीवन की उत्पत्ति हुई 3.5। और 4.6 बिलियन ईयर्स एगो आपको क्या पता है कि हमारे जो सोलर सिस्टम है उसकी उत्पत्ति हुई थी, याद है ना। वे घटनाएं जिनसे जीवों के विकास को प्रभावित जिन्होंने जीवों के विकास को प्रभावित किया है वो है महाद्वीपीय विस्थापन एवं हिमानी चक्र। कौन सा है? महाद्वीपीय विस्थापन एवं हिमानी चक्र, ठीक है। महाद्वीपीय विस्थापन मतलब कॉन्टिनेंट्स का टूट जाना। पहले मैंने बताया था एक सारी जो है पूरे कॉन्टिनेंट्स थे, तो क्या हुआ? वो पैंजिया था, एक पूरा कॉन्टिनेंट ये पैंजिया था, लेकिन ये डिफरेंट ऐसे प्लेट्स में टूट गया, छोटे छोटे प्लेट्स में टूट गया, तो वो टूटना, ठीक है। और हिमानी चक्र जो है वो जो है रिस्पॉन्सिबल है जीवों के विकास से। वलन क्रिया प्रारंभ है किससे? वलन क्रिया परिणाम है किसका? रिजल्ट है ये पर्वत निर्माणी बल का, ठीक है। पर्वत निर्माणकारी बल का जो है वलन प्रक्रिया जो क्रिया है वो परिणाम है, ठीक है। देखिए पर्वत निर्माण के लिए बहुत सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। उसमें से वलन प्रक्रिया भी एक है। पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार कौन है? तो पृथ्वी की जो हमारा पृष्ठ है उस पे जो गतिक परिवर्तन है उसके जिम्मेदार विद्युत चुंबकीय विकिरण है, भूतापीय ऊर्जा है, गुरुत्वीय बल है, प्लेट संचालन है और पृथ्वी का घूर्णन और पृथ्वी का परिक्रमण,
ठीक है। तो पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, प्लेट संचालन, गुरुत्वीय बल, भूतापीय ऊर्जा और विद्युत चुंबकीय विकिरण, ये सारी जो चीजें हैं पृथ्वी पर के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब देखिए जमाव और कालक्रम। देखिए सिहावल जमाव जो है वो निम्न पूरा पाषाण काल से, देखिए पूरे टाइम को पूरा पाषाण देखिए पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल, ठीक है, लघु पाषाण काल, इसको डिफरेंट पाषाण काल को भी डिफरेंट पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया है, ठीक है ना। तो इसको जो है अब इसके बाद फिर क्या आता है, इसके बाद आगे अगर हम देखेंगे तो फिर चलिए ठीक है, वो हम डेट का भी और डिस्कस करेंगे। देखिए सिहवाल जो जमाव है वो निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है, सिहवाल जो जमाव है वो निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है। उसके बाद पटपरा जमाव जो है वो मध्य पूरा पाषाण काल से है, बाघोर जमाव जो है उच्च पूरा पाषाण काल से है, और खितैनी जो जमाव है वो लघु पाषाण से है, ठीक है, लघु पाषाण से है। अब देखिए इसको कालक्रम में जो है व्यवस्थित है, ऑलरेडी देख लेते हैं। कवच वाले जीव, ठीक है, सबसे पहले कवच वाले जीव आए, फिर पहला कीट आया, फिर पहला सरीसृप आया और फिर पहला स्तनधारी आया। तो पहले कौन आए, कवच वाले जीव आए, कवच मतलब खोल वाले, जो खोल के अंदर रहते थे, कवच वाले जीव आए, फिर पहला कीट आया, ठीक है, इंसेक्ट्स, उसके बाद पहला सरीसृप आया, ठीक है, सरीसृप, उसके बाद फिर पहला स्तनधारी आया, ठीक है। तो ये हो गया सरीसृप, मतलब वो जो स्नेक्स वगैरह टाइप के होते हैं, जो मतलब उस तरीके से चलते हैं, ठीक है ना, क्रीपिंग करके, और पहला फिर उसके बाद स्तनधारी सबसे बाद में, आपको पता ही है। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल विस्तृत है, कहाँ पे का विस्तार है, प्लेइस्टोसीन तथा अभिनव जमाव का, प्लेइस्टोसीन और अभिनव जमाव का विस्तार है आपका राजस्थान मरुस्थल व थार मरुस्थल जो है विस्तार है प्लेइस्टोसीन और अभिनव जमाव का। अब हम चट्टाने देखेंगे। देखिए परतदार चट्टाने यानी कि स्ट्रेटिफाइड, ठीक है ना, परतदार मतलब एक ऐसी चट्टान होती है, एक ये हो गया, ठीक है, फिर ये हो गया, है ना, फिर ये हो गया, है ना, मान लीजिए ये परत में है, सारी एक दूसरे के परत में है ना, परत में है। तो क्या होता है, और एक तो होता है बिल्कुल ऐसा टाइप का हो, ये बिल्कुल कोई परत नहीं, एकदम सॉलिड है। तो देखिए परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं। परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं। परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती हैं। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए कुछ चीजें कॉन्सेप्चुअल होती हैं, कुछ चीजें बिल्कुल फैक्ट होती है, तो उसमें अब जो है बहुत डीप में जाके समझाना। इसमें देखिए क्या है कि ये जो चट्टान है आपका, ये सॉलिड टाइप की है, इसका जो है क्या होता है, क्षरण होता है इस चट्टान का, और ये ट्रांसपोर्ट होके जो है यहाँ पे पहुंच जाती है और ये इसके ऊपर जमने लगती है, तो एक लेयर और बना लेगी। इसके पहले भी जो नीचे वाली लेयर है वो भी ऐसे ही बनी हुई रही होगी, इसका जो क्षरण होके कहीं किसी और, मान लीजिए यहाँ पे कुछ था, यहाँ का क्षरण होके यहाँ बना था, फिर यहाँ बना था, यहाँ बना था, जो नया बनेगा उसके ऊपर से जमता जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो है क्या होता है कि परत के रूप में एक के ऊपर एक जमती जा रही है। अब जो परतदार चट्टान है उसकी कुछ क्वालिटीज हैं। क्या क्वालिटी है, तो परतदार चट्टान जो है वो उसके जैसे मान लीजिए एक परत ये है, एक परत ये है, दो परतों के बीच में क्या होगा, इसमें जीवाश्म होंगे, यानी कि कुछ पौधे, कुछ जीव जंतु इसके बीच में होंगे, हो सकता है मर गए हों, तो उसके बीच में एक परत जाके जम गई। तो वो जीवाश्म जो है कहाँ पे मिलता है, ये सॉलिड में नहीं मिलेगा, इसमें तो नहीं मिलेगा बिल्कुल भी, ठीक है ना, इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो है मिलता है। तो परतदार जो चट्टान होती है उसके अंदर जीवाश्म होते हैं। परतदार चट्टानें विशेष रूप से परतों में पाई जाती हैं। परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं और ये पूर्व विद्यमान चट्टानों के क्षरण से सम्मिलित है। तो ये हो गया आपका। अब देखिए अवसादी शैलों के लिए सही कथन क्या है, ये शैलें स्तर में निक्षेपित होती हैं, स्तरों में। अवसादी शैलें या सेडिमेंट्री, आई थिंक अवसादी को सेडिमेंट्री बोलते हैं, ठीक है। तो अवसादी शैलें जो होती हैं वो सेडिमेंट्स होते हैं, जो एक जो जमा वाला जो बड़ा सा रॉक था सॉलिड वाला, वो टूट के कहीं आके जम गया, वो अवसादी शैलें हैं। वो फिर क्या होंगी, स्तरों में होंगी, ठीक है, लेयर्स में होंगे। बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह पानी के नीचे बनती है, ठीक है, सही, बिल्कुल सही बात है। बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है, ये पानी के नीचे बनती है। आग्नेय चट्टानों के लिए, आग्नेय को इग्निशियस बोलते हैं, इसके लिए ये क्रिस्टल और अक्रिस्टल दोनों ही होते हैं। तो आग्नेय चट्टान जो है क्रिस्टल भी होते हैं और अक्रिस्टल भी होते हैं, दोनों तरीके के होते हैं। अब देखिए कॉन्ग्लोमेरेट, ग्रेनाइट, शैल, बलुआ पत्थर में से चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते। तो किसमें नहीं, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्यों, क्योंकि ग्रेनाइट जो है आपका ये सेडिमेंट्री रॉक्स है, ठीक है। तो सेडिमेंट्री रॉक मतलब होता है अवसादी चट्टानें, ठीक है, परतदार चट्टानें। तो परतदार चट्टान है तो इसकी वजह से, हाँ,
अच्छा, ये पूछा जीवाश्म अच्छा ग्रेनाइट कॉन्ग्लोमरेट शेल बलुआ पत्थर चट्टान में जीवाश्म नहीं किस में नहीं पाया जाता? तो ग्रेनाइट जो है वो औषधि नहीं है इसलिए इसमें नहीं पाए जाते, यानी कि ये जो है सेडिमेंट्री रॉक नहीं है इसलिए नहीं पाए जाएंगे, बाकी सब में पाए जाते हैं। ठीक है, अब रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति होती है अग्नेय तथा तलछटी दोनों से। ठीक है, मेटामॉर्फिक बोलते हैं रूपांतरित चट्टानों को। तो इनकी उत्पत्ति जो होती है वो अग्नेय यानी कि इग्नियस और तलछटी, इग्नियस और तलछटी दोनों से ही मिलकर होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अवसादी जो सेल है वो उदाहरण है किसका? अवसादी सेल बलुआ पत्थर चूना। देखिए बलुआ पत्थर चूना पत्थर और शैल, ये अवसादी शैल का उदाहरण है। अब देखिए नेक्स्ट है ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी के सबसे अधिक जो गैस निकलती है ज्वालामुखी से वो कौन सी? जलवाष्प निकलती है। याद रखिएगा जलवाष्प जो है सबसे बड़ी गैस होती है जो ज्वालामुखी से निकलती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ज्वालामुखी से सबसे अधिक जो गैस निकलती है वो जलवाष्प होती है। और आपका नेक्स्ट है माउंट पिनाटुबो। ठीक है, तो माउंट जो पिनाटुबो है वो माउंट किलिमंजारो, माउंट ताल और माउंट कोटोपैक्सी में से विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो माउंट कोटोपैक्सी है। ठीक है, तो हमारे पास 4 माउंट थे, माउंट पिनाटुबो, माउंट किलिमंजारो, माउंट ताल, माउंट कोटोपैक्सी। तो सबसे ऊंचा जो आपका पर्वत जो है ज्वालामुखी है वो कौन सा है? वो है माउंट कोटोपैक्सी। ठीक है, माउंट कोटोपैक्सी। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? मैग्मा। जैसे मान लीजिए जो है कोई जो है ज्वालामुखी की कोई घटना हुई, भूकंप आया तो ज्वालामुखी बना। तो ये जो हमारा पृथ्वी मान लीजिए सरफेस है, सरफेस में ये जो है कोई चीज आग भरी हुई है और ये जब बाहर निकलने लगी, सोचिए बाहर निकल रहा है लावा। ठीक है, ये लावा बाहर निकल रहा है, तो जब इसके अंदर यही लावा जो अंदर जब भरा होता है पृथ्वी के, तो इसको बोलते हैं मैग्मा। और जब ये लावा पृथ्वी से बाहर आने लगता है तो उसी को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? लावा बोलने लगते हैं। ठीक है, तो जब वही चीज आग जो है बाहर निकल जाती है तो उसको हम लावा बोल देते हैं, और जब अंदर रहती है तो मैग्मा बोलते हैं। ठीक है ना, लावा चॉकलेट होता है ना, उससे याद रखिएगा आइसक्रीम, लावा आइसक्रीम। तो उसमें जो है जो बाहर वाला जो पोर्शन होता है उसको लावा बोल देते हैं, अंदर वाला मैग्मा। ठीक है, इजी है, याद करने के लिए आप कोई भी टेक्निक अपना सकते हो जिससे आपको याद हो जाए। ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखिए लावा के ठोस होने के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं? तो इसको प्लूटोनिक चट्टानें कहते हैं। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप जब लावा ठोस हो जाता है तो उसके पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें बनती हैं उसको देखिए। अब आपको जो है सुन के थोड़ा सा अगर आपको आइडिया नहीं होगा तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा। अगर आपने पहले ही ज्योग्राफी अपनी सब कंप्लीट कर लोगे तो आपको फेयर आइडिया होगा इसका। चट्टानें 2 तरीके की होती है, एक तो चट्टान जो हम देख पा रहे हैं, ठीक है ना, एक चट्टान पृथ्वी के अंदर भी होती है। तो अब जो लावा है वो लावा बन के बाहर नहीं आ पाया, वो मैग्मा एकदम ठोस होके अंदर ही रह गया। तो उस स्थिति में जो चट्टानें बनती है उसको प्लूटोनिक बोलते हैं। ठीक है ना, प्लूटोनिक बोलते हैं। अब प्लूटोनिक को हिंदी में बोलते हैं जैसे लोक होते हैं, 3 लोक होते हैं ना, स्वर्ग लोक, नर्क लोक, पाताल लोक। ठीक है, तो प्लूटोनिक को पाताली चट्टानें बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल पृथ्वी के अंदर, पाताल लोक तो अंदर ही होता है ना, तो ऐसे ही जो प्लूटोनिक चट्टानें होती हैं वो पृथ्वी के अंदर, उसको पाताली चट्टानें भी हम कह सकते हैं। ठीक है ना, एग्जैक्ट अब हिंदी में क्या है मुझे नहीं, लेकिन ये चीज आप एक बार चेक करिएगा कि प्लूटोनिक चट्टानों को हिंदी में क्या बोलते हैं। मुझे जहां तक उम्मीद है पाताली चट्टानें बोलते हैं। ये आशा यही है कि जो पृथ्वी के अंदर होता है वही जो है आपकी प्लूटोनिक चट्टानें होती हैं। ठीक है, माउंट एटना क्या है? एक ज्वालामुखी है। ठीक है, माउंट एटना क्या है? ज्वालामुखी है। कहाँ पे है ये माउंट एटना? ये आपका है इटली में। ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ पे है? ठीक है, माउंट सेंट हेलेंस यूएसए में है। ठीक है, मोना लोआ कहाँ पे? आप सभी लोग को पता है मोना लोआ में एक टेलीस्कोप भी लग रहा था, तो मोना लोआ जो है हवाई द्वीप में है। ठीक है, लोगों ने विरोध किया इसका क्योंकि वहाँ पे जो जनजाति है उनको उनके धर्म से जो वो चीज़ उनको लग रहा था कि नहीं वो उनके धर्म के लिए खतरा है, तो लोग वहाँ से हटा भी लिए। तो मोना लोआ जो है क्या है? एक हवाई द्वीप में है। ये एक सक्रिय ज्वालामुखी, याद रखिएगा, एक सक्रिय ज्वालामुखी है, एक एक्टिव वोल्केनो है ये। ठीक है, आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो पृथ्वी पर, सब पूरे पृथ्वी की बात कर रहे हैं, तो ये देखिए हवाई द्वीप में स्थित मोना लोआ जो पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ये। सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी, एटना, फ्यूजियामा और विसुवियस है। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन कौन सी सक्रिय ज्वालामुखी है। मेनली जो यही सब घूम फिर के एग्जाम में आते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी? कोटोपैक्सी है। कौन सा है? कोटोपैक्सी है। ठीक है, अच्छा इसके बाद मैं ये सोच रही थी कि ज्योग्राफी तो अब जो है मुश्किल से 4-5 वीडियो आएगी और ये पूरा जो है हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी भी खत्म हो जाएगा, और मैं कोशिश करूंगी आज ही कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना,
और उसके बाद फिर मैं सोच रही हूँ साइंस स्टार्ट कर लूँ, ठीक है। अभी एग्जाम को 2 दिन और बचे हुए हैं। साइंस में अगर हम बायो कर लेते हैं तो बायो से क्वेश्चन आपके अराइज होते हैं, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। लाइट वगैरह से आएगा क्वेश्चन, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, लाइट से क्वेश्चन आएगा, बट वो क्वेश्चन जो है हम देखेंगे। मैं कोशिश करूँगी पहले बायो से स्टार्ट करते हैं और फिर टाइम मिलेगा तो हम फिर फिजिक्स को हम टच करेंगे, ठीक है। तो बायो को हम पहले, इसके बाद बायो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से हैं। कोटोपैक्सी है, एटना है, फ्यूजियामा है और वेसुवियस है। कौन कौन सा है? कोटोपैक्सी, एटना, फ्यूजियामा और वेसुवियस, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, याद रखिएगा। कोटोपैक्सी, ठीक है, कोटोपैक्सी, एटना, फ्यूजियामा और वेसुवियस, ये सारे जो है ज्वालामुखी हैं। अब आपको याद क्यों रखना है? क्योंकि बहुत सारे अभी ज्वालामुखी आएंगे, ठीक है। लेकिन जो है सक्रिय कौन है, एक्टिव जो है वॉल्केनो कौन है, एक्टिव सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, वो ध्यान रखना है। कोटोपैक्सी, एटना, फ्यूजियामा और वेसुवियस। अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर जो सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है, तो कहाँ पे है ये तंजानिया में है, ठीक है, तंजानिया में है। अफ्रीका का सर्वोच्च जो है पर्वत शिखर जो है माउंट किलिमंजारो, तंजानिया में है, ठीक है। तो कहाँ पे है ये? तंजानिया में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा किलिमंजारो क्या है? एक वॉल्केनो है, आग्नेय गिरि बोलते हैं इसको। हिंदी में क्या बोलते हैं वॉल्केनो को? आग्नेय गिरि, ठीक है। तो आग्नेय गिरि है ये, ठीक है। क्या है ये? आग्नेय गिरि है, ठीक है। देखिए ध्यान से, ज्वालामुखी जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है उसको है वो स्ट्रोम्बोली बोलते हैं उसको। ये कौन है? स्ट्रोम्बोली, ठीक है। स्ट्रोम्बोली जो है इसको एक ऐसा ज्वालामुखी है जिसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो किलायु है, ठीक है, हवाई द्वीप पे है किलायु। संसार का सबसे जो है सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है किलायु है। और जो है एक क्वेश्चन और था कि आकार की दृष्टि अगर पृथ्वी का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है वो मौना लोआ है, ठीक है, मौना लोआ है, ये भी हवाई द्वीप पे है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि संसार का सर्वाधिक जो है सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो ये किलायु है, ठीक है। किलायु सबसे एक्टिव है, इसका एक्सप्लोजन जो है बहुत ही रेगुलर बेसिस पे होता रहता है, ठीक है। अब देखिए सूची 1 है, सूची 2 है। तो देखिए एटना कहाँ पे है? सिसिली में है, एटना सिसिली में है। वेसुवियस इटली में है। एटना कहाँ पे है? सिसिली में है, सिसिली में है। वेसुवियस इटली में है। और एरेबस आपका रॉस द्वीप पे है। एरेबस कहाँ पे है? रॉस द्वीप पे है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, ठीक है, याद रखिएगा। कोटोपैक्सी इक्वाडोर, एरेबस जो है आपका रॉस द्वीप में है, द्वीप में है। और वेसुवियस जो है आपका इटली में है। एटना आपका सिसिली में है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है माउंट रैनियर। देखिए माउंट रैनियर जो है वो यूएसए में है। माउंट रैनियर कहाँ पे है? यूएसए में है। एटना आपका इटली में है। और पेरिकुटिन, ठीक है, पेरिकुटिन कहाँ पे है? मैक्सिको में है। पेरिकुटिन कहाँ है? मैक्सिको में है। ताल आपका फिलीपींस में है। पेरिकुटिन कहाँ है? मैक्सिको में है। ताल जो है वो फिलीपींस में है, ठीक है। फिर से देख लीजिए माउंट रैनियर, तो माउंट रैनियर कहाँ पे है? यूएसए में है। माउंट रैनियर कहाँ पे है? वो यूएसए में है माउंट रैनियर, ठीक है, यूएसए में है। एटना आपका इटली में है। एटना कहाँ पे है? इटली में है। और पेरिकुटिन, पेरिकुटिन कहाँ पे है? मैक्सिको में है। ताल जो है आपका फिलीपींस में है, ठीक है, ताल फिलीपींस में। याद हुआ? माउंट रैनियर, रैनियर यूएसए, एटना इटली, आपको याद ही है। पेरिकुटिन जो है वो मैक्सिको में है और ताल आपका फिलीपींस में है। फिर से जो है दूसरा हमारा है माउंट किनाबालू। माउंट किनाबालू तो मलेशिया में है, ठीक है, मलेशिया में है माउंट किनाबालू। अल बुर्ज जो है वो ईरान में है। अल बुर्ज कहाँ पे है? ईरान में है। अकांकागुआ जो है अर्जेंटीना में है। और किलिमंजारो तंजानिया में है, ठीक है, किलिमंजारो तंजानिया में है। अकांकागुआ अर्जेंटीना में है। अल बुर्ज ईरान में है। और माउंट किनाबालू जो है वो मलेशिया में है। फिर से हम देखेंगे, देखिए सबनकाया, ये कहाँ पे है? सबनकाया ये पेरू में है। ये सब हम किसकी बात बता रहे हैं? हम वोल्केनो की बात कर रहे हैं। सबनकाया कहाँ पे है? ये जो है आपका पेरू में है। सबनकाया कहाँ पे? पेरू में है। कोलिमा को है मैक्सिको में। कोलिमा कहाँ पे है? मैक्सिको में है। माउंट मेरापी जो है इंडोनेशिया में है। माउंट मेरापी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। माउंट मेरापी इंडोनेशिया में है। माउंट मेरापी कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है। कोलिमा जो है आपका मैक्सिको में है। और सबनकाया जो है वो पेरू में है, ठीक है। अब हम भूकंप देखेंगे। वोल्केनो के बाद हम भूकंप देखेंगे। देखिए भूकंप में जिन तरंगों का उद्भव होता है वो है प्राइमरी, सेकेंडरी और सरफेस वेव, ठीक है, PSL, प्राइमरी, सेकेंडरी और सरफेस वेव, ठीक है। तो 2 तरीके की है, प्राइमरी और सेकेंडरी और सरफेस वेव, ठीक है। देखिए रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? तो भूकंप ज्वालामुखी प्रशांत महासागर से है, ठीक है। भूकंप है ज्वालामुखी और प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर है।
अब देखिए भूकंप की तीव्रता को मर्केली स्केल पर नापा जाता है। किस स्केल पे? मर्केली पे, ठीक है, मर्केली पे नापा जाता है। भूकंप का मैग्नीट्यूड विमुक्त ऊर्जा की माप है, जो है जितनी ऊर्जा निकल रही है उसकी माप है कि मैग्नीट्यूड कितना तेज आया था, उसको हम माप लें अगर ऊर्जा को। भूकंप के मैग्नीट्यूड भूकंपी तरंगों के आयाम से के सीधे मापनों पर आधारित होता है। रिक्टर पैमाने का उपयोग होता है नापने के लिए, ठीक है, रिक्टर पैमाने का उपयोग किस लिए होता है? भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए। सिस्मोग्राफ जो है वो भूकंप को, वो भी भूकंप मानता है। सुनामी शब्द संबंधित है किससे? जापान की भाषा से। जापान का वह शहर जिसने विध्वंसकारी सुनामी और नाभिकीय विकिरण का सामना किया वो है फुकुशिमा, ठीक है, कौन सा है? फुकुशिमा जापान का ऐसा शहर है जहाँ पे नाभिकीय विकिरण और बहुत विध्वंसकारी सुनामी का सामना किया है इसने, ठीक है। आपका भारतीय महाद्वीप का उत्तर पश्चिमी नॉर्थ वेस्ट प्रदेश भूकंपीय ग्रहणशील है, जिसका कारण क्या है? प्लेट टेक्टोनिक क्रिया, ठीक है, तो प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी है, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर नॉर्थ वेस्ट जो एरिया है वो भूकंप ग्रहणशील है, ठीक है। क्यों? प्लेट टेक्टोनिक की वजह से। एक्सप्लेन में फिर कभी देखेंगे, एक्सप्लेनेशन इसका करेंगे हम लोग। अभी हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट टॉपिक हमारा है महाद्वीप, ठीक है, महाद्वीप देखते हैं। देखिए वह महाद्वीप जिसमें देशों की संख्या अधिकतम है वो कौन सा है? वो अफ्रीका है। 54 देश हैं टोटल, 54, ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। लेकिन सबसे ज्यादा देश कौन से हैं? कहाँ पे है? अफ्रीका में है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग एशिया है। महाद्वीपों का क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम देखें तो सबसे बड़ा एशिया हो गया, फिर दूसरे नंबर पे अफ्रीका हो गया, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, एशिया, फिर अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका के बाद क्या होगा? साउथ अमेरिका, हाँ नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, ठीक है, अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो विश्व के दो सबसे छोटे महाद्वीप कौन से? ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, ठीक है, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। महाद्वीप जिसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है, तो ऑस्ट्रेलिया में जो है पर पर्सन जो है लैंड एरिया है वो सबसे ज़्यादा है। वह महाद्वीप जो संसार में सर्वाधिक जो है माध्य ऊंचाई वाला है, तो साउथ अंटार्कटिका है, साउथ अंटार्कटिका है जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे है, ठीक है। अब देखिए ये मैप है, 1 2 3 4 आपको समझ में आ गया होगा हम किस एरिया की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये जो है मैप है उसमें हमें जो है बताना है। अच्छा ये माउंटेन है आपका, देखिए इसमें जो है 1 कौन सा है? इसको मैं थोड़ा सा अब देखिए 1 जो है वो है एंडीज, क्या है? एंडीज है, ठीक है। और 2 जो है ये ब्राज़ीलियन सील्ड है, ये एंडीज है, ठीक है, ये एंडीज है, ये ब्राज़ीलियन सील्ड है। थर्ड आपका जो है गुयाना है, उच्चभूमि गुयाना हाईलैंड बोलते हैं। और फोर्थ आपका है अमेजन बेसिन, ठीक है, तो ये अमेजन बेसिन है, ये गुयाना हाईलैंड है थर्ड, ठीक है। तो पहले तीसरा है गुयाना आइलैंड, फोर्थ है आपका अमेजन बेसिन, फिर ब्राज़ीलियन शील्ड है दूसरा, और पहला आपका है एंडीज, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा मैं ठीक है। देखिए एटलस पर्वत स्थित है, एटलस पर्वत कहाँ पे? उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में है एटलस पर्वत, ठीक है। इसके बाद है वह महाद्वीप जिसमें उसके संपूर्ण क्षेत्रफल के मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो यूरोप है, ठीक है, यूरोप है, तो संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। बोर्नियो, ग्रेट ब्रिटेन, मेडागास्कर, सुमात्रा द्वीप में से वह जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो देखिए बोर्नियो सबसे बड़ा है। बोर्नियो, ग्रेट ब्रिटेन, मेडागास्कर और सुमात्रा द्वीप में सबसे बड़ा जो है बोर्नियो है। विश्व की पर्वत श्रेणियां हम कवर करेंगे। देखिए पर्वतों का, जस्ट सेकेंड प्लीज, हाँ नेक्स्ट हमारा है पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है? तो देखिए पर्वतों का जो सागर है वो कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया को, ठीक है, ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। तो पर्वतों का सागर ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है नवीन मोरदार पर्वतों पे, ठीक है, नवीन मोरदार पर्वतों पे, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पाई जाती है? नवीन मोरदार पर्वतों पे विश्व की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा है, हाँ, विश्व का सर्वाधिक लंबा पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो एंडीज है, ठीक है, एंडीज जो है सर्वाधिक लंबा पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। और एंडीज पर्वत जिस महाद्वीप में स्थित है वो है साउथ अमेरिका। दक्षिणी एल्प्स पर्वत मालाएं स्थित कहाँ पे है? न्यूजीलैंड में है साउथ एल्प्स। अगर साउथ एल्प्स की बात करें तो कहाँ पे है? देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, एटलस कहाँ पे है? एटलस जो है आपका नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में है। साउदर्न एल्प की बात करें तो साउदर्न एल्प्स जो है न्यूजीलैंड में है।
ठीक है। एल्प्स पर्वत का विस्तार कहाँ पे है? फ्रांस। और सिर्फ एल्प्स पर्वत की बात करें तो एल्प्स पर्वत का विस्तार फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है? याद रखिएगा, 4 जो है कंट्रीज हैं, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड। फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड, ठीक है। फिर है हमारा व्हाइट पर्वत, किसको कहते हैं? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका को व्हाइट पर्वत कहा जाता है। व्हाइट पर्वत कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाला पर्वत कौन सा है? तो भारत और म्यांमार के बीच बर्मीज अराकाम योमा जो है पर्वत चाप है, जो भारत और म्यांमार के बीच सीमा जो है निर्धारित करता है। हिमालय का विस्तार अराकान योमा जिस देश में स्थित है वो है म्यांमार, ठीक है। तो हिमालय का ही विस्तार है अराकान योमा साउथ की तरफ, और ये जो है म्यांमार में है। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे है? जर्मनी में है। आपको इजी पता है, ब्लैक फॉरेस्ट इसी के नाम से केक भी आता है, तो ये जर्मनी में है। राइन नदी के किनारे अवस्थित पर्वत है आपका ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये एग्जाम में है कि ब्लैक फॉरेस्ट किस नदी के तट पे है? राइन नदी के तट पे है। अब आपका किसी का जो है कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट आया था कि जो है एक पार्ट थोड़ा सा देखिए यहाँ पे धुंधला दिख रहा है, तो इसको मैं कोशिश करूंगी कि इसको मैं इम्प्रूव कर पाऊँ, ठीक है ना, क्योंकि स्कैनिंग के लिए जिनको दिया जाता है वो स्कैन जब करते हैं तो वो एक तरफ का धुंधला हो जाता है। मैंने और भी कुछ देखा है, आपको अगर आपके पास कोई आइडिया हो कि किस तरीके से और क्लियर होता है, हालांकि क्लियर तो मैं इसको कर दूंगी, ठीक है, फिर भी और बबल्स वगैरह क्लियर करने के तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये वाली जो प्रॉब्लम है इसको मैं सॉल्व कर दूंगी। ज्योग्राफी का जैसे ही अभी कुछ जो है 4-5 वीडियो के बाद वो तो अभी स्कैन हो चुका है, इसके बाद जो वीडियोस पढ़ेंगे तो उसमें जो है मैं मेक श्योर करूंगी किस तरीके की जो है प्रॉब्लम ना हो आपको, ठीक है। तो राइन नदी के किनारे जो अवस्थित पर्वत है वो है ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है। राइन नदी के किनारे अवस्थित पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक पर्वत अवस्थित है कहाँ पे? यूएसए में। ब्लैक पर्वत कहाँ पे है? यूएसए में है। और ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे है? ये जो है राइन नदी के तट पर है, ठीक है, जर्मनी में है ये। ब्लैक पर्वत कहाँ पे है? यूएसए में है, ठीक है। हाँ, देखिए एल्पाइन, एप्लेशियन और अरावली उदाहरण है किसका? पुरानी जो है पर्वत श्रृंखला का, ठीक है। तो ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत कहाँ पे है? ड्रैकेंसबर्ग देखिए यहाँ पे काफ़ी जो है ब्लर हो गया है, इसको मैं ये देखिए ड्रैकेंसबर्ग है, ठीक है। ड्रैकेंसबर्ग है, ये कहाँ पे है? ये साउथ अफ्रीका में है। ड्रैकेंसबर्ग कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में है। मैप आपने देखा होगा तो आपको विजुअली बिल्कुल क्लियर हुआ होगा कि ड्रैकेंसबर्ग कहाँ पे है, ठीक है। देखिए ये जो है ना अब उसमें क्लियर नहीं है, विजिबल नहीं था, तो मैंने आप जो यहाँ पे एक बार देख लीजिए। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है ये पूरा, ये देखिए ये जो ये वाला एरिया है ना, ये दिख रहा है आपका, ये ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है। ये देखिए रेड कलर का इस तरीके से दिख रहा है, ये ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है, ठीक है। तो अब देखिए, ठीक है, तो ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। एटलस पर्वत कहाँ पे है? ये जो है आपका अफ्रीका महाद्वीप में है, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में है। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में है, ठीक है। एटलस जो है जो पर्वत है वो कहाँ पे है? मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में है, ठीक है। अब देखिए सही सुमेलन जो है उसमें है। मैकेंजी है कनाडा में, है ना। अल्ब्रुज है ईरान में। मैकेंजी कहाँ पे है? कनाडा में है। मैकेंजी कनाडा में है, अल्ब्रुज ईरान में है, और कैंटाब्रियन है ये स्पेन में, ठीक है। कैंटाब्रियन कहाँ पे? स्पेन में है। अलेग्नी जो है वो यूएसए में है। अलेग्नी कहाँ पे है? यूएसए में है ना। अलेग्नी ये आपका है यूएसए में। फिर है कैंटाब्रियन, ये स्पेन में है। कैंटाब्रियन कहाँ पे? स्पेन में है। अल्बुर्ज कहाँ पे है? ईरान में है। और मैकेंजी, इराक मत लिख दीजिएगा, ईरान में है ये। मैकेंजी है कनाडा में। फिर आपका है ऑस्ट्रेलिया में, हाँ देखिए यहाँ से देखते हैं किलीमंजारो जो है वो कहाँ पे है? किलीमंजारो जो है तंजानिया में है। अल्ब्रुस जो है यूरोप में है। किलीमंजारो तंजानिया में भी आपने देखा था, अफ्रीका में है। अल्ब्रुस यूरोप में है। और मैकिनले जो है आपका नॉर्थ अमेरिका, अलास्का में है। और फ्रांसिस्को जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। तो ये जो है आपका यहाँ पे काफ़ी जो है थोड़ा सा इसमें क्लियर नहीं आ रहा है। आप एल्प्स जो है आपका वलित पर्वत है। एल्प्स क्या है? वलित पर्वत है, वलन है, ठीक है। वलन पर्वत मतलब ये नए तरीके की पर्वत है, वलित पर्वत है, ठीक है। और वोसगेस जो है वो आपका भ्रंशोत पर्वत है, यानी कि रिफ्ट वैली में चलता है। रिफ्ट और ग्रैबन का अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो ये जो है आपका ये माउंटेन है दोनों, उसके बीच में ये जो है बीच की जो जगह दिख रही है, दोनों माउंटेन है, तो इसी वैली से जो है नदी निकलती है, तो इसको रिफ्ट वैली बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है फ्यूजियामा जो है वो ज्वालामुखी पर्वत है। फ्यूजियामा क्या है? ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। माउंट
टिटलिस स्थित है कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। माउंट टिटलिस कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। इटली में अवस्थित पर्वत है एपिनाइन, ठीक है। एपिनाइन कहाँ पे है? इटली में है, इटली में एपिनाइन है। फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है पेरेनीज, ठीक है, याद रखिएगा। फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला जो पर्वत है वो है पेरेनीज, ठीक है। पेरेनीज है फ्रांस और स्पेस के जो है फ्रांस और स्पेन के बीच में सीमा बनाने वाला पर्वत जो है वो पेरेनीज है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, हाँ, गोलन हाइट्स कहाँ पे है? क्वेश्चन आ चुका है, यूपीएससी का क्वेश्चन है ये। गोलन हाइट्स कहाँ पे है? देखिए गोलन हाइट्स मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट में है, मिडिल ईस्ट में है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं था। किससे किसके बीच में इस तरीके से आया हुआ था क्वेश्चन? यूराल, अरावली, एंडीज, एप्लेशियन पर्वत जो है वह जो प्राचीन वलित पर्वत नहीं है। तो देखिए एंडीज जो प्राचीन वलित पर्वत नहीं है वो है एंडीज, ठीक है, प्राचीन नहीं है ये, ठीक है। यूराल, अरावली और अपलेशियन जो है ये सब बहुत पुराने पर्वत हैं। प्राचीन वलित पर्वत जो है वो जो है कौन सा नहीं है? वो एंडीज नहीं है, ठीक है ना। प्राचीन जो है वो एंडीज नहीं है, याद रखिएगा। ये नवीन पर्वत है, नवीन वलित है। एल्ब्रुस या अल्ब्रुस बोलते हैं, ये रूस में है। एल्ब्रुस या अल्ब्रुस रूस में है। माउंट कुक जो है आपका न्यूजीलैंड में है। और मैकिनले ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आपका है पठार और घाटियां। तिब्बत का पठार के समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 5 किलोमीटर है, ठीक है। तिब्बत का जो पठार है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार जो है कहाँ पे है? दक्षिण साउथ अमेरिका में खनिजों का जो भंडार है वो कहा जाता है किसको? पैटागोनिया के पठार को, ठीक है। तो साउथ अमेरिका में खनिजों का भंडार जो है कहा जाता है पैटागोनिया के पठार को, ठीक है। तो खनिजों का भंडार जो साउथ अमेरिका में कौन है? पैटागोनिया का पठार है, जहाँ पे बहुत ज्यादा खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। बुखारेस्ट, मैड्रिड, जामनगर, सिंगापुर में से पठार पर स्थित है। तो मैड्रिड जो है वो मेसेटा पठार पर स्थित है, मैड्रिड जो है वो मेसेटा पठार पर स्थित है, मैड्रिड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है संसार की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको कहते हैं? पामीर के पठार को कहते हैं, ठीक है। पामीर के संसार की छत बोलते हैं इनको। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार, ठीक है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे बड़ा पठार है, ठीक है। तो जो है ये पामीर के पठार को हम संसार का रूफ कहते हैं, रूफ ऑफ द जो है वर्ल्ड कहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी, ठीक है, डेथ वैली उदाहरण किसका? रिफ्ट वैली का है, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो यूएसए है वहाँ पे साउथ कैलिफोर्निया में स्थित जो मृतक घाटी है, डेथ वैली है, वो किसका उदाहरण है? वो रिफ्ट वैली का उदाहरण है। किसका है? रिफ्ट वैली का, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है शैतान का गोल्फ कोर्स, ठीक है। फिर से देख लीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में साउथ कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी जो है डेथ वैली किसका उदाहरण है? रिफ्ट वैली का है, ठीक है, रिफ्ट वैली का उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा है शैतान का गोल्फ कोर्स, ठीक है, डेविल्स गोल्फ कोर्स, शैतान का गोल्फ कोर्स या डेविल्स जो आपका गोल्फ कोर्स किसके नाम प्रसिद्ध है? किसके लिए? देखिए प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी डेथ वैली स्थित है, ये तो कहाँ पे है? ये जो है ये यूएसए में है, ठीक है। मृतक घाटी जानी जाती है अत्यधिक उष्णता के कारण, ठीक है, उसकी उष्णता बहुत ज्यादा होती है। अब पंजशीर घाटी अवस्थित कहाँ पे? अफगानिस्तान में, ठीक है। तो पंजशीर घाटी कहाँ पे? अफगानिस्तान में है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है, ठीक है। यूएसए में जो है सिलिकॉन वैली अवस्थित है, ये कैलिफोर्निया में है। टेलर घाटी अवस्थित है अंटार्कटिका में, टेलर जो वैली है वो कहाँ पे? अंटार्कटिका में है। ग्रेट अमेजन बेसिन जो है कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। ग्रेट अमेजन बेसिन जो है ग्रेट आर्टिजन बेसिन, ठीक है, आर्टिजन बेसिन जो है ये जो है समुद्र के अंदर बहुत सारे जो है पानी इकट्ठा होते हैं, वहां से पानी हम बाहर जो है निकाल सकते हैं, आर्टिशियन वेल बोलते हैं उसको, ठीक है। वो जो ग्रेट आर्टिशियन बेसिन जो है वो कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, आर्टिजन बेसिन। फिर है बृहद ग्रेट बेसिन अवस्थित है यूएसए में। ग्रेट बेसिन कहाँ है? यूएसए में। ग्रेट आर्टिजन बेसिन कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। राजाओं की घाटी किसको कहते हैं? मिस्र को कहते हैं। अंधी घाटियां पाई जाती है कास्ट जो है टोपोग्राफी में, कास्ट प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा शुष्क प्रदेश और मरुस्थल है। तो देखिए मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपयोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटे में सूर्य से प्राप्त कर लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है, ठीक है। मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो, ठीक है। तो मरुस्थल क्या है? मरुस्थल आपका वह क्षेत्र है जहाँ पे वार्षिक वर्षा जो होती है, जो ईयरली जो रेन होता है वो 25 सेंटीमीटर से कम होता है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा? सहारा, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान मरुस्थल जो है वो सहारा है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार है, ठीक है।
संसार का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला मरुस्थल जो है बसा हुआ है वो थार है, ठीक है। तकला मकान मरुस्थल कहाँ पे है, चीन में है। और मरुस्थल और देश हम देखेंगे, सोनोरन डेजर्ट, सोनोरन कहाँ पे है, संयुक्त अमेरिका में सोनोरन है। तकला मकान चीन में है। काराकुम जो है आपका तुर्कमेनिस्तान में है, काराकुम काराकुम तुर्कमेनिस्तान में है। और गिब्सन जो है ऑस्ट्रेलिया में है। गिब्सन कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। दस्त ए लुट कहाँ पे है, ईरान में है। दस्त ए लुट कहाँ पे है, ईरान में है। गोबी मरुस्थल कहाँ पे है, ये मंगोलिया में है। गोबी मरुस्थल कहाँ है, मंगोलिया में है। साउथ एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है, थार, ठीक है। साउथ एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है। ऐसे तो वर्ल्ड का जो है वो तो सहारा है, लेकिन ऐसे जो है साउथ एशिया की बात करें तो थार है। और वर्ल्ड का सबसे ज्यादा हैबिटेटेड जो जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है वो भी थार है, ठीक है। अटाकामा मरुस्थल अवस्थित है कहाँ पे, उत्तरी चिली में। अटाकामा कहाँ पे है, उत्तरी चिली में है, ठीक है। चिली में है अटाकामा। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा, अटाकामा मरुस्थल, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, जो चिली का अटाकामा मरुस्थल है वो पृथ्वी का सबसे शुष्क मरुस्थल है। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल कौन सा है, पैटागोनियन मरुस्थल, ठीक है। शीतोष्ण कटिबंध मरुस्थल ये आपका पैटागोनिया मरुस्थल है, ठीक है। विश्व में उष्णकटिबंधीय मरुस्थल द्वीपों के पश्चिमी सीमांतों में व्यापक पवन पट्टी में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। कालाहारी मरुस्थल आपका बोत्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका में है। तो 3 जगहों पे 3 जो कंट्रीज में है कालाहारी मरुस्थल। कहाँ पे, बोत्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका में। बोत्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका में, ठीक है। अब दक्षिणी गोलार्ध में स्थित मरुस्थल कौन से हैं, दक्षिणी साउदर्न गोलार्ध में गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, पैटागोनिया और कालाहारी, ठीक है। गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया कहाँ पे है, ये आपका है जो है ऑस्ट्रेलिया में। फिर पैटागोनिया हो गया, फिर कालाहारी है, ठीक है। तो ये जो है आपके साउदर्न जो है गोलार्ध में है। अफ्रीका और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण का मुख्य कारण क्या हो सकता है, अफ्रीकी और यूरेशिया, अफ्रीका और यूरेशिया मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण का प्रमुख कारण क्या है, यह उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं, हाई प्रेशर जो सेल्स हैं यहाँ पे अवस्थित है, ठीक है। अफ्रीका और जो यूरेशिया में मरुस्थल हैं, अफ्रीका और यूरेशियाई मरुस्थल क्षेत्र के निर्माण का मुख्य कारण क्या हो सकता है, तो इसके निर्माण का जो मुख्य कारण है वो है यह उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाएं, हाई प्रेशर सेल्स में अवस्थित है, ठीक है। आपका पॉट होल, सिंक होल, आपका ब्लो होल और प्लाया में वह स्थलाकृति जो कास्ट में पाई जाती है। तो देखिए सिंक होल, कास्ट टोपोग्राफी मतलब समझते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के बनी हुई, जैसे हमारा चंबल है ना, तो वहाँ पे ऐसे इस तरीके से जो है वो होती हैं, घाटियाँ बनी होती है। ये कभी ऐसे हुआ करती थे बिल्कुल, लेकिन अब ये कट कट के इस तरीके से हो गई है ना, ऐसे हो गई हैं। तो यहाँ पे जो है इससे ये सिंक होल से रिलेटेड है, ठीक है। बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाने जाते हैं उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश, ठीक है। सवाना जो है, उष्णकटिबंधीय सवाना जो है, ये बड़े शिकारों की भूमि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल स्थित कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरिया जो है ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा वो आपका घास के मैदान पे होगा, ठीक है। घास के मैदान को हम स्टार्ट करेंगे। आप बहुत सारे लोगों हैं जो लोग कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के। और कई लोग ऐसे हैं कि बहुत सारे वीडियोस पे वो कमेंट करना भूलते ही नहीं, तो मुझे ये चीज़ देख के बहुत अच्छी लगती है। मैं भी जितना भी एफर्ट कर पा रही हूँ, मुझे पता है मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हूँ जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि जैसे ही जो चीज़ें थोड़ा सा, क्योंकि देखिए अभी बहुत जल्दी ही हम लोगों ने स्टार्ट किया है, तो मैं चाहती हूँ कि मैक्सिमम चीज़ें एटलीस्ट कवर हो जाएँ, ताकि एग्ज़ाम में जो है ये रहे कि ये चीज़ें कवर्ड हैं। आपको जो है आंसर, करेक्ट आंसर को देखने में, समझने में उसको आसानी मिल पाए, ठीक है, आसानी हो जाए आपको। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे ही थोड़ा सा टाइम मिलता है तो हम सारी चीज़ों को धीरे धीरे कवर करेंगे, ठीक है ना। एनसीईआरटी बेस्ड हम सारी चीज़ें कवर करेंगे, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड कवर करेंगे, ठीक है। आप जो लोग भी जुड़े हुए हैं और जो लोग भी अपना वैल्यूएबल कमेंट देखते हैं, देते हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, मैं जो है बहुत बहुत आभारी हूँ उन लोग का। थोड़ा बहुत, जितना बहुत सारे लोग तो नहीं जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो एक फैमिली जैसा मुझे लगता है। ऐसा नहीं लगता कि कोई मतलब बहुत बाहर का है, वो बिल्कुल फैमिली जैसी है, छोटी सी। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोग का कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर जो है मुझसे मैं बार बार यही कहती हूँ कि अगर कुछ चीज़ें हैं जो मैं नहीं सही कर पा रही हूँ, है ना, जो मैं बहुत अच्छा नहीं दे पा रही हूँ, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसको और जो है सुधार सकूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।